गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जो लास्ट लेक्चर में हमने जो लास्ट स्लाइड छोड़ी थी उसको दोबारा से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। वेटिंग टाइम, तो हम लोग शेड्यूलिंग क्राइटेरिया को डिस्कस कर रहे थे, तो अगेन वी विल रिकैप इट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज द वेटिंग टाइम। द वेटिंग टाइम इज द सम ऑफ पीरियड spent waiting in the ready queue, amount of a time a process has been waiting in the ready queue to acquire get controls on the CPU। तो जितना भी टाइम, सम ऑफ टाइम जो उसने रेडी क्यू में वेट करने के लिए बनाया है, हुआ है, उसको जब तक उसको कंट्रोल्स नहीं मिल गए वो कहलाएगा उसका वेटिंग टाइम। लोड एवरेज, इट इज द एवरेज नंबर ऑफ प्रोसेस रिसाइडिंग इन द रेडी क्यू वेटिंग फॉर देयर टर्न टू गेट इनटू द सीपीयू। अब लोड टाइम क्या होता है? एवरेज नंबर ऑफ प्रोसेसेस जो है रेडी क्यू में जो वेट कर रहे हैं, वेटिंग फॉर देयर टर्न इनटू द सीपीयू, वो कहलाएगा लोड एवरेज। रेस्पॉन्स टाइम, अमाउंट ऑफ टाइम इट टेक्स from when a request was submitted until the first response is produced। ठीक है, तो ये एक अमाउंट ऑफ टाइम है when it request submit हो गई until the first response जब तक नहीं आया। Remember it is a time till the first response, not the completion of the process of execution। So remember it is a time till the first response and not the completion of the process execution। ठीक है, ये पहले रिस्पॉन्स का टाइम है। जब फाइनल रिस्पॉन्स आ जाएगा, जब पूरा प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाएगा, वो एक अलग टाइम होता है। तो ये जब फर्स्ट रिस्पॉन्स आएगा, वो उसमें कितना टाइम लगा उसको हम रिस्पॉन्स टाइम बोलेंगे। सो इन जनरल सीपीयू यूटिलाइजेशन एंड थ्रूपुट आर मैक्सिमाइज्ड एंड अदर फैक्टर्स आर रिड्यूस्ड फॉर प्रॉपर ऑप्टिमाइजेशन। तो ज्यादा से ज्यादा अच्छा मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम कब कहलाएगा? जब सीपीयू यूटिलाइजेशन और थ्रूपुट मेरा मैक्सिमम होगा और जो दूसरे फैक्टर्स है, मतलब वेटिंग टाइम, लोड एवरेज और रिस्पॉन्स टाइम, वो मेरे रिड्यूस। फाइन। So now let's move on to the real part of the operating system scheduling. Students, it is a very important topic from the university exam point of view and from the gate point of view, and it is the first very important topic in the operating system. Fine. तो इसको ध्यान से देखिएगा, इसको ध्यान से समझिएगा। These are the algorithms which we are using for the operating system scheduling techniques. So fine. So let's start with it. The process, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या चीज है ये। A process scheduler schedules different process to be assigned to the CPU based on a particular scheduling algorithm। तो क्या होता है कि प्रोसेस शेड्यूलर जो होता है, तो प्रोसेस शेड्यूलर भी अपने आप में एक प्रोसेस ही है। तो वो क्या होगा कि डिफरेंट प्रोसेस को असाइन करेगा सीपीयू। अब कैसे असाइन करेगा? बेसिस ऑन द पर्टिकुलर शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स। तो कुछ सिनेरियोज होते हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं प्रोसेस की, उसके हिसाब से लाइक मेमोरी मैनेजमेंट होगा, उसका टाइम होगा, या किस तरह का उसका एग्जीक्यूशन होने वाला है, किस टाइप का प्रोसेस है वो, मतलब सिस्टम लेवल प्रोसेस है या एप्लीकेशन लेवल प्रोसेस है। तो उसके हिसाब से, उसकी प्रॉपर्टी के हिसाब से उसकी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स को डिसाइड करता है। कौन करता है? वो ऑपरेटिंग सिस्टम। सो देयर आर 6 पॉपुलर एल्गोरिथम्स व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीक ऑफ लेक्चर्स। ठीक है, तो हम लोग, मैं कोशिश यही करूंगा कि इस वीक में आपको ज्यादा से ज्यादा मैं शेड्यूलिंग टेक्निक्स करवाऊं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो, वैसे तो सारी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जिसमें के न्यूमेरिकल भी होगा, वो पहली 4 है, मतलब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, राउंड रॉबिन, मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग, मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग। फाइन। तो जैसे इनके नाम है वैसे इनकी डेफिनेशंस हैं, वैसे इनका काम है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, मतलब फीफो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा डेटा स्ट्रक्चर के अंदर, ये बिल्कुल वैसा ही है। जो पहले आएगा वो पहले सर्व होगा। ठीक है, अभी आपको इसके बारे में कुछ नहीं समझना, अभी हम सिर्फ इसके बेसिक समझते हैं, इसके नाम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट का मतलब ये होगा कि जो सबसे छोटा प्रोसेस होगा, ठीक है, वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा। अभी सबसे छोटा प्रोसेस का मतलब क्या है, इसमें हम अभी आगे पढ़ेंगे क्या मतलब होता है। तो अभी हमें सिर्फ इतना समझना है कि जो सबसे छोटा प्रोसेस होगा वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा। इससे मेरे को ये समझ में आता है। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग मतलब कि जिसको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होगी प्रोसेस को, वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगी। इससे मेरे को ये समझ में आता है। राउंड रॉबिन। राउंड रॉबिन आप लोगों ने डेटा स्ट्रक्चर के अंदर भी पढ़ा होगा मेरे ख्याल से। राउंड रॉबिन में क्या होता है कि हम एक टाइम क्वांटम दे देते हैं, एक टाइम स्लाइस दे देते हैं। लेट सपोज कि मैंने 2 मिलीसेकंड किसी एक प्रोसेस को दे दिया, तो वो एक सिर्फ 2 ही मिलीसेकंड होगा। वो कितना उसका टाइम है उसको मेरे को नहीं देखना, मेरे को 2-2 मिलीसेकंड सब प्रोसेस को टाइम देना है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, हमने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस भी किया है। उसके बाद होगा मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग। कुछ मल्टी लेवल क्यूज बनेंगी, इससे मेरे को समझ में आ रहा है। लास्ट जो है मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग। इसका मतलब ये है कि मल्टी लेवल क्यू भी बनेंगी विद द फीडबैक्स। ठीक है,
तो हम इन सब एल्गोरिथम्स को पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे इन कमिंग लेक्चर्स, और इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी हम डिस्कस करेंगे. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड लेट्स सी कि क्या है ये चीजें. तो सबसे पहले हम टेकअप करेंगे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, FCFS. तो समझते हैं ये क्या है. In the first come first serve scheduling algorithm, as the name suggests, the process which arrive first get executed first. बिल्कुल वही था, जो सबसे पहले आएगा भाई साहब, जो सबसे पहले प्रोसेस आएंगे वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होंगे. ठीक है, मुझे कोई लेना देना नहीं है उसकी क्या प्रॉपर्टी है, उसकी क्या प्रायोरिटी, मुझे कोई उससे मतलब नहीं है. आप पहले आओगे पहले पाओगे, यही एक चीज होने वाली है. और we can say that the process which requests the CPU first gets the CPU allocated first. बिल्कुल सही बात है, जो सबसे पहले डिमांड करेगा सीपीयू की सबसे पहले उसे ही मिलेगा. मुझे कोई प्रायोरिटी से उसके किसी भी प्रोसेस से लेना देना नहीं है. फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, इट इज जस्ट लाइक अ फीफो क्यू डेटा स्ट्रक्चर वेयर द डेटा एलिमेंट व्हिच इज एडेड टू द क्यू फर्स्ट इज द वन हु लीव्स द क्यू फर्स्ट. बिल्कुल, ये बिल्कुल एक फीफो एक क्यू का कंसेप्ट है, क्यू डेटा स्ट्रक्चर का एक कंसेप्ट है जो कि फीफो के कंसेप्ट पे काम करता है, जिसमें फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है. जैसे कि हम लोगों ने टिकट काउंटर में एक रियल टाइम एग्जांपल की बात करूं तो जो टिकट काउंटर है वो उसका बेस्ट एग्जांपल है. टिकट काउंटर में जो सबसे आगे लगेगा उसी को सबसे पहले टिकट मिलेगी और उसके बाद वो चला जाएगा. ठीक है, इट इज यूज इन अ बैच सिस्टम. तो बैच सिस्टम हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था. ठीक है, आप लोगों को पता ही है, जो सेम काइंड ऑफ जॉब्स होते हैं उनका एक बैच बना दिया जाता है और वो उस हिसाब से एग्जीक्यूट होते हैं. इट इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड इम्प्लीमेंट प्रैक्टिकली. बहुत इजी होता है अंडरस्टैंड करने में और इम्प्लीमेंट भी करने में. Using a queue data structure where a new process enters through the tail of the queue, the scheduler selects the process from the head of the queue. तो आप लोगों ने क्यू डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा ही है, उसके अंदर दो फंक्शंस होते हैं, एक तो हेड होता है दूसरा टेल होता है. फाइन, या मैं बात करूं फ्रंट होता है और रियर होता है, लेकिन यहाँ पे एक सर्कुलर क्यू होती है इसलिए इसमें हम इसको हेड और टेल बोलेंगे. तो परफेक्ट रियल एग्जांपल ऑफ FCFS इज बाइंग अ टिकट इन द टिकट काउंटर. ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है. So let's move on to the next slide. Fine. So this is the practical. This is the algorithm. यहाँ पे आप देख रहे हैं एक टेबल बनी हुई है, यहाँ पे प्रोसेस है P1, P2, P3, P4 और ये क्या होता है बर्स्ट है. फाइन, अभी मैं बात कर रहा था ना कि छोटा प्रोसेस बड़ा प्रोसेस, तो वो किस आधार पर होगा, उसका बेस क्या होगा, क्या रेफरेंस होगा उसका, तो वो बर्स्ट टाइम होता है. इसका मतलब ये है कि P1 प्रोसेस 21 मिलीसेकंड लेगा एग्जीक्यूट होने के लिए, P2 प्रोसेस 3 मिलीसेकंड लेगा एग्जीक्यूट होने के लिए, P3 प्रोसेस 6 मिलीसेकंड लेगा एग्जीक्यूट होने के लिए और P4 जो प्रोसेस होगा वो 2 मिलीसेकंड लेगा एग्जीक्यूट होने के लिए. अब इससे हम करेंगे क्या, इससे हम एवरेज वेटिंग टाइम को कैलकुलेट करेंगे. और वो कैसे करेंगे, हम गैंट चार्ट बना के. दिस इज नोन एज द गैंट चार्ट. ठीक है, अब ये गैंट चार्ट क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ. तो सबसे पहले हम बात करेंगे P1 प्रोसेस की. फाइन, तो हमने P1 प्रोसेस रख लिया. अभी हमने सारे प्रोसेस का अराइवल टाइम 0 ही माना है. फाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसीडर. इसके अंदर हमने जो अराइवल टाइम माना है वो 0 माना है. ठीक है, अब सबसे पहले FCFS है, जो पहले आएगा वही पहले पाएगा. तो सबसे पहले मैंने P1 प्रोसेस को उठाया, उसका अराइवल टाइम 0 था. कितना टाइम लिया उसने, 21 मिलीसेकंड. ठीक है, उसके बाद P2 प्रोसेस आया, 3 सेकंड में हुआ, तो 21 प्लस 3 24 ले लिया मैंने. उसके बाद P3 प्रोसेस आया, 24 प्लस 6 मतलब के कितना टाइम हो गया, ये 30 मिलीसेकंड. 24 प्लस 6 30. उसके बाद P4 प्रोसेस आया, 30 प्लस 30 प्लस 2 हो गया, यहाँ पे 32 हो गया. फाइन, तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से प्रोसेस एग्जीक्यूट हुए. और उसके बाद मेरे को एवरेज वेटिंग टाइम कैलकुलेट करना है. तो एवरेज वेटिंग टाइम में क्या करूंगा मैं, 0 प्लस 21 प्लस 24 प्लस 30. क्या मैं 32 को लूंगा, नहीं लूंगा, क्योंकि इसके बाद कोई प्रोसेस ही नहीं है वेट करने के लिए. तो मेरा वेटिंग टाइम क्या होने वाला है, 0 होने वाला है, 21 होने वाला है, 24 होने वाला है, 30 होने वाला है. और डिवाइडेड बाय कितने कर दूंगा, 4, क्योंकि एवरेज दे रहा हूं तो 4 प्रोसेस है तो 4 से मैंने डिवाइड कर दिया. तो मेरा एवरेज वेटिंग टाइम क्या निकल के आ गया, 18.75. ठीक है, तो लोअर द एवरेज वेटिंग टाइम बेटर द शेड्यूलिंग एल्गोरिथम. तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा. फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ. 0 इसका अराइवल टाइम है, P1 प्रोसेस पहले आया, 21 बस टाइम था इसका. उसके बाद P2 प्रोसेस आया 3, तो 21 प्लस 3 24. उसके बाद 6 P3 आया, 24 प्लस 6 30. उसके बाद P4 आया 2, दैट मीन्स 30 प्लस 32. और मैंने जब एवरेज वेटिंग टाइम कैलकुलेट करना है तो कैसे लेना है इसको, 0 प्लस 21 प्लस 22, 24 प्लस 30.
32 नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे तो कोई प्रोसेस बचा ही नहीं वेट करने के लिए। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं हम। द एवरेज वेटिंग टाइम इज 18.75 मिलीसेकंड फ्रॉम द अबव प्रोसेसेस फर्स्ट P1 विल बी प्रोसेस। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे मैंने सारे के सारा प्रोसेस आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो पहले P1 आया है, P1 का 0 टाइम है, उसके बाद आप इसको पूरा रेफर कर सकते हैं। उसके बाद P1 आया, रिक्वायर्स 21 मिलीसेकंड, उसके बाद P2 आएगा, ठीक है, तो 21 + 3 हो जाएगा, और उसके बाद P3 आएगा, P4 आएगा। तो इस तरीके से हमें गैंट चार्ट रिप्रेजेंटेशन करना पड़ेगा फॉर द अबव प्रोसेसेस। फाइन। Now let's see the disadvantages of the FCFS. It is a non-preemptive scheduling algorithms, which means the process priority doesn't matter. पहली चीज, ये non-preemptive है, इसलिए priority इसमें कोई मैटर ही नहीं करती। कोई सी भी priority का प्रोसेस आ जाए, मेरे को उससे कोई देखना ही नहीं है, मुझे तो सिर्फ ये देखना है कि पहले कौन सा प्रोसेस आया। If a process with the very least priority is being executed, more likely daily routine backup process, which takes more time, and all of a sudden some other high priority process arrives, like interrupt to avoid the system crash, the highest priority will have to wait, and hence in this case the system will crash just because of improper process scheduling. अब ये बहुत अच्छा है, मैंने केस स्टडीज के अंदर हमने देखी और डिस्कस करी। क्या होता है कि लेट्स सपोज के स्टूडेंट्स लो प्रायोरिटी प्रोसेस आ रहे हैं, FCFS चल रहा है, ठीक है, जो पहले आ रहा है वो एग्जीक्यूट हो रहा है। अब क्या हुआ कि इसी में एक और नया इंटरप्ट आया, एक नया प्रोसेस आया विद द हाई प्रायोरिटी प्रोसेस, और उसका फंक्शन क्या था, सिस्टम क्रैश को बचाना। लेकिन अब चूंकि FCFS चल रही थी, तो इस प्रोसेस को वेट करना पड़ रहा है अपना टर्न आने के लिए, क्योंकि इससे पहले कोई और प्रोसेस होगा जो एग्जीक्यूट हो रहा होगा, और इसी बीच में क्या होगा, सिस्टम क्रैश हो गया। तो जब मेरा सिस्टम क्रैश हो गया तो मेरा कोई ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब ही नहीं रहा। अब ये सिस्टम क्रैश क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ द इम्प्रॉपर प्रोसेस शेड्यूलिंग। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड बाय दिस। नेक्स्ट पॉइंट इज नो ऑप्टिमल एवरेज वेटिंग टाइम। एवरेज वेटिंग टाइम कोई ऑप्टिमम है नहीं, जो आ रहा है वैसा आ रहा है। अगर मेरे पास ज्यादा बस टाइम के प्रोसेस आएंगे तो मेरे पास एवरेज वेटिंग टाइम भी ज्यादा होने वाला है। तो लास्ट पॉइंट है रिसोर्स यूटिलाइजेशन इन पैरेलल इज नॉट पॉसिबल। जो रिसोर्स का यूटिलाइजेशन है वो पैरेलल में पॉसिबल नहीं है, which leads to the convoy effect. तो convoy effect क्या है? Convoy effect is a situation where many processes who need to use a resource for a short time are blocked by one process holding that resource for a long time. तो क्या होता है कि मान लीजिए कोई एक प्रोसेस है जिसका बस टाइम बहुत ज्यादा है, उसने एक रिसोर्स लिया R1, लेकिन उसके पास उसके साथ ही वेटिंग क्यू के अंदर उसी रेडी क्यू में और भी प्रोसेस हैं जो कि उसी रिसोर्स R1 को लेना चाहते हैं फॉर द स्मॉलर टाइम। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ, उस वाले प्रोसेस ने जो कि हाईएस्ट बस टाइम वाला था, जो कि लॉन्ग बस टाइम वाला था, उसने उसको होल्ड किया हुआ है, लेकिन जो प्रोसेस उस रिसोर्स को कम टाइम में छोड़ने वाले थे वो अभी भी रुके हुए हैं। तो ये क्या हो गया, कॉन्वॉय इफेक्ट हो गया, वो अभी भी वेट करना पड़ रहा है उनको। तो हैंस द पुअर रिसोर्स यूटिलाइजेशन भी इसके अंदर होता है। दिस एसेंशियली लीड्स टू अ पुअर यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्स एंड हैंस पुअर परफॉर्मेंस। सो ये इसके अंदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो हमें ध्यान में रखना है। सॉरी, मैंने यहाँ पे पुअर की स्पेलिंग गलत लिख दी। फाइन, तो ये हमारे अंदर होता है, ये इसका डिसएडवांटेज है FCFS का, जो कि अवॉइड होगा किसके अंदर, SJF के अंदर, मतलब कि शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। तो इस लेक्चर में हम लोग एक बार उसका एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे उसको इन द नेक्स्ट लेक्चर। शॉर्टेस्ट ऑफ शेड्यूलिंग वर्क्स ऑन द प्रोसेस विद द शॉर्टेस्ट फर्स्ट टाइम और द ड्यूरेशन फर्स्ट। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था पहले भी। दिस इज अ अप्रोच फॉर मिनिमाइजिंग द वेटिंग टाइम। तो वेटिंग टाइम इससे क्या होगा, वो मेरा कम हो जाएगा। ये भी बैच प्रोसेस में यूज होता है। अब ये दो तरीके से होता है, एक तो नॉन प्रेम्प्टिव SJF होता है, एक प्रेम्प्टिव SJF होता है। ये दोनों ही हम कमिंग लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। To successfully implementation, the bus time and duration time of the process should be known to be processor in advance, which is partially not visible all the time. ठीक है, this scheduling algorithm is optimal if all the jobs and processes are available at the same time. Either available time is 0 for all or the arrival time is same for all. तो ये इसका एक छोटा सा बेसिक हम लोगों ने अभी पढ़ लिया। जो बस टाइम है और जो ड्यूरेशन टाइम है हमें पहले से पता होना चाहिए प्रोसेसर का। तो ये एक SJF है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग SJF को डिटेल में पढ़ेंगे विद द नॉन प्रेम्प्टिव एंड द प्रेम्प्टिव शेड्यूलिंग। फाइन, सो आई होप यू अंडरस्टैंड FCFS। उसका कंसेप्ट पढ़ लिया हम लोगों ने डिस्कस कर लिया उसके डिसएडवांटेजेस, उसका एक एल्गोरिथम भी पढ़ लिया,
उसका एवरेज वेटिंग टाइम भी हम लोगों ने एक बार कैलकुलेट कर लिया विद द एग्जांपल. सो बाय दिस, थैंक यू.